Hello students, welcome to Science Fact Education. This is your second lectures in S block elements और हम लोग इस लेक्चर में भी बहुत सारे रिएक्शंस के ट्रिक्स सीखेंगे। सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फ्लेम कलरेशन को लेकर। हमें पता है कि एल्कली मेटल्स का जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो क्या होता है, वो काफी कम होता है, ठीक है। और इसीलिए जब भी अल्कली मेटल्स या फिर उसके सॉल्ट्स को इस तरह के बंसन बर्नर में उसे हीट किया जाए, उसको इसके कांटेक्ट में लाया जाए, तो वो एक पर्टिकुलर कलर दिखाता है, ठीक है। तो हमें ये समझना है कि यहाँ पर किस तरह का कलर एल्कली मेटल्स दिखाता है, ठीक है। तो हमें इस टॉपिक का नाम है, दिस इज कॉल्ड एज फ्लेम कलरेशन। इसे हम क्या कहते हैं बच्चे? इसे कहते हैं फ्लेम कलरेशन। देखो यहाँ पर जो बर्नर यूज किया गया है ये एक स्पेशल टाइप का बर्नर होता है। ऑफ कोर्स ये एक नॉर्मल सिंपल जो गैस बर्नर यूज करते हैं उसी तरह का बर्नर है, ठीक है। बट ये क्या होता है, इसका एक स्पेशल नाम है, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग बर्नर भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। क्यों हम उसके ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहते हैं? क्योंकि ये जो जल रहा होता है, ये जो पार्ट होता है, दिस इज ए ब्लू पार्ट, ओके। और यहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के कारण इसका जो कलर जो दिखता है आपको, वो किस तरह का दिखता है? वो ब्लू कलर में दिखता है। अगर मैं यहाँ पर रेगुलेटर लगा होता है ऑक्सीजन कंट्रोल करने के लिए, अगर मैं उसे बंद कर दूं तो ये फ्लेम का जो कलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? येलो कलर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा होता है, यहाँ पर जो फ्लेम यहाँ पर जो बन रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। बिकॉज यहाँ पर हमें क्या जरूरत होता है? एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन का जरूरत होता है। तो देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रखा है, 2016 में भी आ रखा है, उसे हम डील करेंगे। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर एल्कली मेटल्स किस तरह का कलर यहाँ पर शो करता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे क्या बच्चे, लिथियम के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। जब आप लिथियम को या फिर लिथियम के किसी सॉल्ट को इसके कॉन्टेक्ट में लाओगे, देन इट विल ग्लो और इम्पार्ट्स कलर दैट इज क्रिम्सन रेड। ये किस तरह कलर दिखाएगा बच्चे? ये क्रिम्सन रेड कलर दिखाएगा। उसी तरह से अगर मानकर चलो कि आप सोडियम या फिर सोडियम का किसी तरह का सॉल्ट इसमें आप लेकर आते हो, इसमें हीट करते हो, तो आपको किस तरह का कलर मिलेगा? दिस विल शो येलो कलर। ये किस तरह ये कलर शो करेगा बच्चे? दिस विल शो येलो कलर। और कुछ बुक्स में इसके लिए जो कलर मेंशन किया गया है दैट इज गोल्डन येलो, ठीक है बच्चे। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? गोल्डन येलो कलर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं पोटेशियम के रेस्पेक्ट में बात करता हूँ तो एनसीईआरटी में आप देखोगे तो इसका जो कलर दिखा रखा है दिस इज वायलेट, ओके बच्चे। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है? वायलेट कलर देखने को मिलता है। जबकि अगर आप किसी अदर्स बुक में देखोगे तो वहां पर इस तरह का भी लिखा हुआ मिलेगा, दैट इज पर्पल रेड कलर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर कुछ बुक्स यहाँ पर लाइलेक भी लिखा रहता है, कुछ बुक्स में लाइलेक कलर भी लिखा होता है, ठीक है बच्चे। तो आपको ध्यान में रखना है, या तो वायलेट लिखा होगा, या तो पर्पल रेड, या फिर लाइलेक कलर, ओके। क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज भी होता है कि डिफरेंट यहाँ पर वेवलेंथ्स का कलर भी शो होता है। ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर लाइन से यहाँ पर मौजूद होता है इसके कलर्स में। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। रूबिडियम के केस में अगर आप देखोगे तो रूबिडियम में क्या होता है बच्चे? रेडिश वायलेट कलर होता है। इसका जो कलर ये शो करेगा बंसन बर्नर में, दिस विल शो रेडिश वायलेट। तो यहाँ पर इसका कलर हो जाता है बच्चे क्या? रेडिश वायलेट। और सीजम के अगर रेस्पेक्ट में बात करेंगे, दिस विल इम्पार्ट्स ब्लू कलर। देखो यहाँ पर एक से ज्यादा कलर भी शो होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है। अगर आप बुक्स में देखोगे तो आपको कहीं वायलेट लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर्पल रेड लिखा हुआ मिलेगा, और कहीं लाइलेक कलर भी लिखा हुआ मिलेगा। देखो जिसका इंटेंसिटी ज्यादा होता है ना, उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर कलर मेंशन किया गया है, ठीक है। और अगर आप देखोगे एनसीईआरटी बुक में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो डेटा दे रखा है वेवलेंथ का, वो डेटा वायलेट कलर से मैच नहीं करता। एक्चुअल में वो डेटा या तो पर्पल रेड के लिए सही माना जाएगा या फिर लाइलेक कलर के लिए माना जाएगा। इसीलिए वहां पर जो कलर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग वहां वेवलेंथ नहीं दे रखा है। तो आप कभी भी ना वेवलेंथ के ट्रेंड्स में या वेवलेंथ के ऑर्डर में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर उससे रिलेटेड क्वेश्चन जनरली नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट कलर्स ये शो कर सकता है। और कोई जनरल ट्रेंड नहीं है कि डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो सोडियम को इसीलिए डी लाइन्स भी बोला जाता है, ठीक है बच्चे। डी लाइन्स मतलब डबलेट लाइन्स। एक इसका जो वेवलेंथ मौजूद होता है दैट इज 589.0 नैनोमीटर में, और एक लाइन्स जो मौजूद होता है इसका
एक दूसरा वेवलेंथ भी ऑब्जर्व होता है मोर इंटेंस वाला, दैट इज 589.6 नैनोमीटर। तो यहाँ पर एक से ज्यादा लाइंस प्रेजेंट हो सकता है, तो यहाँ पर वेवलेंथ के ट्रेंड्स को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। 2016 में एक क्वेश्चन आया था बंसन बर्नर के रेस्पेक्ट में, इसको आपको समझना है, ठीक है बच्चे। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इस तरह का 3 कोण दिखाया हुआ है जिसमें 4 रीजन दिखाया गया है। अब यहाँ पर सवाल पूछा गया था 2016 में कि इन 4 रीजन में सबसे हॉटेस्ट जोन क्या है, ठीक है, किसे हम कहेंगे। देखो यहाँ पर दिस रीजन 1, ये हमारा जो रीजन 1 कहलाता है, दिस इज कॉल्ड प्री हीटिंग जोन। ये हमारा क्या होता है बच्चे, ये कहलाता है प्री हीटिंग जोन। ये हमारा हॉटेस्ट जोन नहीं हो सकता क्योंकि ये स्टार्ट ही हुआ है, स्टार्ट ये ओरिजिन ही हम मान सकते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर हम आगे चलते हैं, रीजन 2 में अगर हम जाएंगे तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चे, प्राइमरी कंबसन जोन। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कंबसन जोन। तो इस चीज को आपको समझना है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कंबसन जोन, ऑलराइट। एंड रीजन 3 इट इज कॉल्ड एज इंटरनल जोन। जो रीजन 3 है बच्चे, इसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल जोन कहते हैं। एंड रीजन 4 हमारा क्या कहलाएगा बच्चे, इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी रिएक्शन जोन। इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी रिएक्शन जोन। तो ये चीज ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पर इन चारों रीजन में सबसे हॉटेस्ट जोन कौन सा होगा, दिस रीजन 2 इज कंसिडर्ड एज मोर हॉटेस्ट जोन, क्योंकि कंबसन यहीं पर स्टार्ट हुआ है। रीजन 2 में ही पार्शियल कंबसन हो चुका होता है, ठीक है। तो इसीलिए दिस इज कॉल्ड एज, रीजन 2 इज कॉल्ड एज मोस्ट हॉटेस्ट जोन। ये जो आप देख रहे हो रीजन 2, दिस इज द मोस्ट हॉटेस्ट जोन, ठीक है बच्चे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ पर इससे रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। वेवलेंथ का ट्रेंड्स नहीं पूछा गया है क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग तरह का डेटा दे रखा है, और आपको पहले भी पता है कि यहाँ पर पोटेशियम एक से ज्यादा कलर शो कर रहा है, तो इसीलिए किसी भी तरह का एक पार्टिकुलर ट्रेंड यहाँ मौजूद ही नहीं है, इसलिए वेवलेंथ को लेकर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आगे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। इसके बाद और कौन सा रिएक्शन हो सकता है, ये चीज समझना है। रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया, जो कि काफी फेमस है, ठीक है। एस ब्लॉक रिएक्शंस में इसे काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, और IIT जी एंड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। किसके साथ रिएक्शन बच्चे, रिएक्शन विद लिक्विड NH3। आपको पता होगा लिक्विड NH3 जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू -33 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिक्विड NH3, इट इज जस्ट लाइक वाटर, ऑलराइट। तो यहाँ पर वाटर की तरह ये भी एक सॉल्वेंट ही होता है। अगर आप किसी भी एल्केली मेटल्स को, ठीक है बच्चे, अगर आप किसी भी एल्केली मेटल्स को लिक्विड अमोनिया में, ठीक है, लो टेम्परेचर में लिक्विड अमोनिया में अगर आप मिक्स करते हो, जानते हो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट अमोनिएटेड केटायंस। ये क्या होता है बच्चे, अमोनिएटेड केटायंस आपको मिलेगा, ठीक है। X + Y मोल्स ऑफ NH3 लिया जा रहा है, ठीक है, मेटल्स के रेस्पेक्ट में। और यहाँ पर अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलता है। देख लो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूं, यू विल गेट द अमोनिएटेड metal ions and you will get ammoniated electrons। इसे हम क्या कर सकते हैं बच्चे, इसे हम सॉल्वेटेड मेटल आयंस भी बोल सकते हैं और सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो इस सॉल्यूशन का एक पार्टिकुलर कलर होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ये किस तरह से ये आपस में ज्वाइंट है या किस तरह का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मौजूद है। एक्चुअल में जो मेटल प्लस है इसके चारों ओर क्या होता है बच्चे, इसके चारों ओर NH3 मॉलिक्यूल होता है। आपको तो ये तो पता ही होगा कि NH3 क्या है, एक तरह का डाइपोल मॉलिक्यूल है, इसमें पोलैरिटी मौजूद होता है। सो इट कंटेन्स डेल नेगेटिव
सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा बच्चे, NH3 के साथ यहाँ पर भी इंटरेक्शन दिखेगा और यहाँ पर भी NH3 के साथ ये इंटरेक्शन दिखा सकता है। और इस तरह से मेटल आयंस क्या है, ये NH3 के कैविटी में मौजूद है। सिमिलरली अगर मैं इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में बात करूं तो आपको पता है कि नाइट्रोजन में अगर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो नो डाउट हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन में जो चार्ज होगा वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो उसके रिस्पेक्ट में अगर मैं दिखाना चाहूं तो यहाँ पर हो जाएगा क्या बच्चे, यहाँ पर इस तरह से हाइड्रोजन है, यहाँ पर दूसरा नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में बात कर लेता हूं, नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में यहाँ पर हाइड्रोजन है और ये सारा का सारा ये इंटरेक्शन दिखाएगा किसके साथ बच्चे, ये इंटरेक्शन दिखाएगा इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मौजूद है, कैविटीज में मौजूद है। किसके कैविटी में मौजूद है, NH3 के कैविटी में मौजूद है। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह का सॉल्यूशन फॉर्म होता है। इस सॉल्यूशन का खास बात क्या है कि सॉल्यूशन में यहाँ पर जो भी कलर होगा, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये क्या करता है, ये सॉल्यूशन कलर शो करता है। ठीक है बच्चे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है सर्टेन टेम्परेचर पर और वापस ये कम बैक भी करेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर जितना भी आपका एल्केली मेटल्स है, ये किसी के लिए एक्सेप्शंस नहीं है, जितना भी एल्केली मेटल्स है, ऑल एल्केली मेटल्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखने जा रहा हूं, ऑल एल्केली मेटल्स डिजॉल्व्स इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, डिजॉल्व्स इन लिक्विड अमोनिया एंड imparts ब्लू कलर। अब बोलोगे कि भाई यहाँ पर तो अलग अलग मेटल है तो कलर भी अलग अलग होना चाहिए, जैसे कि हम लोग वहां पर देख रहे थे अलग अलग कलर, बट ऐसा नहीं है बच्चे। यहाँ जो कलर दिख रहा है ना, ये ड्यू टू ओनली दिस इलेक्ट्रॉन्स, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर यहाँ दिख रहा है। यहाँ पर कलर के लिए यहाँ पर मेटल आयंस का कोई रोल नहीं है और यही इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन तो सभी से अगर रिलीज हो रहा है, कोई भी अगर आप एल्केली मेटल्स यूज करते हैं तो वहां से तो इलेक्ट्रॉन का नेचर तो वही वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इस सॉल्यूशन का खास बात ये है कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन का कलर होगा वो ब्लू कलर ही रहने वाला है, इररेस्पेक्टिव ऑफ मेटल्स। सेकेंड थिंग्स आपको क्या ध्यान में रखना है, दे आर गुड कंडक्टिंग सॉल्यूशन। आपको क्या ध्यान में रखना है बच्चे, दे आर गुड कंडक्टिंग सॉल्यूशन। और ये कंडक्टिंग सॉल्यूशन क्यों होता है बच्चे, ड्यू टू अमोनेटेड मेटल आयंस एंड अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स या फिर सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू अमोनेटेड मेटल केटायंस एंड अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा बच्चे आपको क्या ध्यान में रखना है, दे आर पैरामैग्नेटिज्म एट लो कंसेंट्रेशन। जब आप लो कंसेंट्रेशन रखते हो दैट मीन्स अराउंड 3 मोलर तक आपका ये जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होता है बच्चे, पैरामैग्नेटिज्म होता है। ठीक है, दे आर पैरामैग्नेटिज्म एट लो कंसेंट्रेशन। जब आप कंसेंट्रेशन आपका यहाँ पर लो है तो ये क्या होगा बच्चे, यहाँ पर 3 मोलर के अराउंड रखना है कंसेंट्रेशन, तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। बट देयर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन। देखो यहाँ पर देखो, आपको ध्यान में रखना है कि पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्यों है, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पर आप देखो, अगर आप यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मेटल्स डालोगे तो उस जगह में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ एमिट होगा और उससे यहाँ पर पेयरिंग शुरू हो जाएगा। अगर ये पेयरिंग शुरू करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट वो कैंसल आउट होने लगेगा। एक इलेक्ट्रॉन के स्पिन से दूसरा इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। इस वजह से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जाता है बच्चे, वो कम हो जाता है। सो देयर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर या फिर बच्चे हम बोल सकते हैं क्या, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीजेस और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन।
ऑन इंक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन। तो बच्चे ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगर आप अबव द 3 मोलर जाओगे तो इसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर एज वेल एज आप बोल सकते हो कि इसका कंडक्टिविटी भी वो भी डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड थिंग्स, अगर आप बात करते हो इसके कलर में कोई इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप कंसेंट्रेशन आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, मेटल का कंसेंट्रेशन आप बढ़ा रहे हो, तो क्या इसके कलर में इफेक्ट पड़ेगा? यस, इसके कलर में भी इफेक्ट पड़ेगा। सो एट हाई कंसेंट्रेशन यहां जो ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर ये चेंज हो जाएगा। क्या बच्चे? ब्लू कलर चेंजेस इनटू ब्रॉन्ज कलर। ये बच्चे किस में हो जाएगा? ब्रॉन्ज कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये 5th नंबर वाला कि हाई कंसेंट्रेशन मतलब 3 मोलर से अगर आप हाई जाते हो तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, अपना कलर भी चेंज कर देता है। देखो, कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा, मैग्नेटिक बिहेवियर डिक्रीज करेगा, और कलर भी क्या हो जाएगा बच्चे? ब्लू कलर से ये ब्रॉन्ज कलर में चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पर देखो, इस रिएक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इनऑर्गेनिक रिएक्शन में भी है और ऑर्गेनिक रिएक्शन में भी है, क्योंकि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, ड्यू टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिस सॉल्यूशन बिहेव्स एज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है। यहां पर आप 6 पॉइंट में लिख सकते हो कि दिस ब्लू सॉल्यूशन शोज गुड रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, दे हैव गुड रिड्यूसिंग टेंडेंसी, दे हैव गुड रिड्यूसिंग पावर ड्यू टू दिस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चीज बच्चे आपको ऐड कर लेना है, और यहाँ पर ये सारा पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरे नोट्स की तरह है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखते हैं, टर्म्स देखते हैं। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है तो हम लोग कुछ रिएक्शन भी देख लेते हैं कि किस किस तरह के रिएक्शन को ये इफेक्ट कर सकता है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर हम लोग समझने जा रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को। अब मानकर चलो, यहां पर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज तो हम लोग देखेंगे ही। मानकर चलो कि मेरे पास पहला जो यहाँ पर इसका रिड्यूसिंग रिएक्शन जो बहुत ही कॉमन माना जाता है, दैट इज रिडक्शन ऑफ एरियल ऑक्सीजन। रिडक्शन ऑफ एरियल, दैट मीन्स जो एयर में मौजूद है ना ऑक्सीजन, उसे भी ये रिड्यूस कर सकता है, एरियल ऑक्सीजन। देखो, मानकर चलो मेरे पास O2 गैस है, और O2 गैस को अगर मैं इलेक्ट्रोनेटेड अमोनेटेड सॉल्यूशंस में अगर मैं डिसॉल्व करूं या इसके संपर्क में लाऊं, इसके कांटेक्ट में लाऊं, तो क्या होगा बच्चे? यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा O2 माइनस में। ठीक है, और यहाँ पर अगेन ये क्या है बच्चे? यहाँ पर दिस इज कॉल्ड सुपर ऑक्साइड। इसे हम क्या कहते हैं? सुपर ऑक्साइड कहते हैं। एंड अगेन मैं इसे अगर इसके कांटेक्ट में लाता हूं तो ये क्या देगा? दिस विल गिव द O2 2 नेगेटिव विदाउट ब्रेकिंग ऑफ ऑक्सीजन बॉन्ड। ऑक्सीजन बॉन्ड जो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये ऑक्सीजन बॉन्ड ये ब्रेक नहीं होता। विदाउट ब्रेकिंग द ऑक्सीजन बॉन्ड ये क्या दे रहा है बच्चे? यहाँ पर सुपर ऑक्साइड मिला, और उसके बाद हमें मिल रहा है पर ऑक्साइड। आपको लेक्चर 1 में समझाया गया था कि लेक्चर 1 में आपको बताया गया था कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम का सारा आप नहीं बना सकते। आप नॉर्मल ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड ये सारा नहीं बना सकते। But under these situations, in presence of ammoniated electrons, आप सभी का बना सकते हो by supplying the correct amount of oxygens. Okay? तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, अगर आप चाहते हो लिथियम का, मान के चलो आप लिथियम का क्या चाहते हो? आप लिथियम का ऑक्साइड से बनाना चाहते हो, आप लिथियम का पर ऑक्साइड से बनाना चाहते हो, आप लिथियम का सुपर ऑक्साइड से बनाना चाहते हो, ये सारा का सारा बन जाएगा। जस्ट यू हैव टू यूज दिस सॉल्यूशन। आपको ये सॉल्यूशन यूज करना होगा, और यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन भी सप्लाई करना होगा, जैसा आपको प्रोडक्ट चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर मैं लिथियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, देन यू कैन अचीव ऑल दिस प्रोडक्ट्स इजीली। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। नॉट ओनली फॉर लिथियम, सारे के सारे मेटल्स के लिए आप ये चीज अचीव कर सकते हो। सेकेंड थिंग्स आपको क्या ध्यान में रखना है, यहां पर मान के चलो कि मेरे पास यहां पर अल्काइंस है।
ठीक है, ये अल्काइंस को भी रिड्यूस कर सकता है इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम इन लिक्विड अमोनिया NH3। इस लिथियम इन लिक्विड अमोनिया ये, और हम लोग साथ में क्या लेते हैं, टर्सरी ब्यूटानॉल, जो कि एक प्रोटॉन सोर्स होता है और सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। इसके प्रेजेंस में अल्काइंस भी रिड्यूस हो सकता है और ये ट्रांस अल्किन में चेंज हो जाता है बच्चे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक रिएक्शन में काम आता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा और कोई यहाँ पर है तो यहाँ पर देखना है आपको थर्ड में, जैसे कि आपके पास अगर बेंजीन है तो बेंजीन को भी ये क्या कर सकता है बच्चे, अंडर सिमिलर कंडीशंस, ठीक है, अंडर सिमिलर कंडीशंस बेंजीन भी रिड्यूस हो सकता है और ये क्या देगा बच्चे, यहाँ पर डाइइन देगा। तो ये चीज आपको समझना है, इट विल चेंज इनटू डाइइन। इसके अलावा और कोई रिएक्शन है? यस, और बहुत सारा रिएक्शन है। अगर मैं फोर्थ नंबर में देखूं तो ये क्या कर सकता है बच्चे, मानकर चलो आपके पास, मैं इसको क्लीन कर देता हूं, यहाँ पर साइड में लिख देता हूं। मानकर चलो कि आपके पास क्या है, मान लो यहाँ पर फोर्थ नंबर में K2NiCN4, ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स होता है बच्चे, क्लास 12th में यहाँ पर हम लोग स्टडी करते हैं। दिस इज द कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और अगर इसको आप रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, यहाँ पर अगर आप रिएक्शन करवाते हो 2 पोटेशियम्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेटेड NH3 अमोनेटेड electrons, you will get K4 निकेल CN4। अब देख सकते हो क्या इसका रिडक्शन हुआ? यस। अब यहाँ पर देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यहाँ पर -4 और यहाँ पर +2, दैट मीन्स यू विल गेट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर निकेल। एंड सिमिलरली अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, देखो इसको आयनाइज इसी तरह से करते हैं, KCl को आयनाइज कैसे करते हैं, K+Cl- में, उसी तरह से K4 को हम लोग आयनाइज करेंगे 4K+ और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4- और उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो निकेल का क्या निकलेगा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगा। मतलब हमें क्लियर हो रहा है कि ये क्या हो रहा है, हमें यहाँ पर भी रिडक्शन रिएक्शन चल रहा है, तो ये इसे भी रिड्यूस कर सकता है। इसके अलावा और भी रिएक्शन है बच्चे जो हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि रिएक्शन विद Mn2CO10, Mn2CO10 के साथ भी ये रिएक्शन कर सकता है। 6 नंबर रिएक्शन, Mn2CO10 के साथ ये रिएक्शन कैसे करता है, ये चीज आप समझने का कोशिश करो। यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, 2 पोटेशियम्स, इसी के प्रेजेंस में यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स यूज करना है, ठीक है। एंड इट विल चेंज इनटू व्हाट, यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा Mn, यहाँ पर किस में चेंज हो जाएगा बच्चे, यहाँ ये हो जाएगा KMnCO5। आप देख सकते हो किसमें चेंज हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पर Mn में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, क्योंकि कार्बोनिल जो है हमारा CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये है क्या बच्चे, ये तो हमारा न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकलेगा, 0, जबकि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है हमारा -1 है। इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल दूं, जैसे कि हमारे पास मानकर चलो कि आयरन से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स है, हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं क्या, यहाँ पर मेरे पास FeCO5 है। अगर मैं इसका रिएक्शन करवाऊं किसके साथ, सोडियम के साथ कराऊं इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेटेड और अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स, देन you will get Na2FeCO4। आप देख सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड ये रिलीज हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, 0 से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर यहाँ हो जा रहा है हमारे पास एक तरह से -2 हो जा रहा है बच्चे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कहां से चेंज हुआ, 0 से ये -2 में चेंज हो जा रहा है। दैट मीन्स दिस सॉल्यूशन अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स कैन आल्सो एक्ट एज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये सारे एग्जाम्पल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि क्या होगा कि मान के चलो कि मेरे पास किसी तरह का, मान लीजिए कि मेटल्स है और मैं इसे कहाँ रखा हूँ, NH3 के प्रेजेंस में, इसे मैं इसको रिएक्ट करवा रहा हूँ। अगर किसी तरह का इम्प्यूरिटीज मौजूद है, मानकर चलो कि रिएक्शन में आयरन है, या फिर मानकर चलो कि FeCl3 है, ठीक है, या फिर आपने क्या करा कि प्रीलॉन्ग टाइम के लिए, लंबे समय के लिए आपने रिएक्शन को एज इट इज ओपन एनवायरनमेंट में छोड़ दिया, तो उस कंडीशन में बहुत ज्यादा चांस है कि ये क्या बना दे बच्चे, मेटल एमाइड बना दे, ठीक है।
यहाँ पर ये क्या बना देगा बच्चा, ये बना देगा मेटल एमाइड विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। खास बात क्या है कि ये रिएक्शन सिर्फ किसके थ्रू दिखाया जाएगा, ये सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम दिखाएगा बच्चे। लिथियम जो होता है ना, लिथियम एमाइड नहीं देता है, ये हमारा क्या है बच्चे, ये हमारा मेटल एमाइड है। इन प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटी इट विल चेंज इनटू मेटल एमाइड। जबकि लिथियम क्या होगा बच्चे, यहाँ पर लिथियम NH3 के साथ रिएक्ट करता है और ये क्या देगा, इमाइड देता है। आपको ये चीज ध्यान में रखना है। Li2 यहाँ पर हो जाएगा क्या, NH प्लस H2। ये क्या है बच्चे, ये दिस इज कॉल्ड लिथियम इमाइड, IMIDE। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चे, जस्ट बिकॉज ऑफ हाई पॉजिटिव डेंसिटी ऑफ लिथियम। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इसका बहुत ज्यादा हाई होता है, इसीलिए ये NH2 नेगेटिव के साथ ये कंबाइंड हो रहा है। जबकि बाकी में जो चार्ज डेंसिटी है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, वो लिथियम के कंपेयर में कम होता है, इसीलिए ये नॉर्मल एमाइड दे रहा है जबकि ये इमाइड दे रहा है। तो ये चीज आपको समझना है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर ये जो भी एमाइड दे रहा है ना या इमाइड दे रहा है, ये वाटर सेंसिटिव होता है। इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, अगर मानकर चलो यहाँ पर वाटर है, सो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर दिस विल चेंज इनटू मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस NH3। अगेन NH3 गैस विल लिबरेट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये जो आप देख रहे हो एमाइड या फिर इमाइड, ये सब क्या होता है बच्चे, ये हाईली वाटर सेंसिटिव होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पर एक बात बोला जाता है इस सॉल्यूशन को लेकर कि अगर नॉर्मल इवापोरेशन हो रहा है, ठीक है, तो आपको वापस से मेटल आयंस मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वापस से एल्कली मेटल्स आपको अचीव हो जाएगा, NH3 क्या हो जाएगा, इवापोरेट कर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर टर्म इसके लिए यूज किया गया है लिथियम को लेकर कि लिथियम को अगर आप लॉन्ग टाइम तक क्या करते हो, अगर लॉन्ग टाइम तक इसको कूल करते हो, मतलब बहुत ही लो टेम्परेचर में अगर इसको आप कूल करोगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये कॉम्प्लेक्स भी बनाता है। लिथियम NH3 के साथ मिलकर ये क्या बनाता है, कूलिंग करने पर। ठीक है, कूलिंग करने पर ये क्या बनाता है बच्चे, ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स भी बनाता है। इस कॉम्प्लेक्स का नेचर क्या होता है, ये एक कंडक्टिंग सॉलिड होता है। ठीक है, गुड कंडक्टिंग सॉलिड होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये भी गोल्डन येलो गुड कंडक्टिंग सॉलिड होता है। कलर क्या होता है, गोल्डन येलो कलर का होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि लिथियम अमोनिया के साथ क्या बना सकता है, इस तरह का कॉम्प्लेक्स भी बना सकता है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप जरूर से लिख लेना, सारा रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको दिख जाएगा। जब भी आप कोई एक्सरसाइज यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे, अपने किसी भी जगह से आप तैयारी कर रहे हो, तो वहां पर इस तरह का रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है रिएक्शन विद वाटर के साथ ये रिएक्शन किस तरह से दिखाता है। ठीक है, तो हम लोग अमोनिया से बाहर निकलते हैं, वाटर के साथ ये रिएक्शन किस तरह से दिखाता है वो चीज समझने की कोशिश करेंगे। रिएक्शन विद वाटर, देखो यहाँ पर जितना भी एल्कली मेटल्स है, सारा का सारा एल्कली मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, नो डाउट। लेकिन कुछ एल्कली मेटल स्लो रिएक्ट करता है, कुछ फास्ट रिएक्ट करता है, कुछ विगोरसली और कुछ एक्सप्लोसिवली रिएक्शन करता है। उसके पीछे रीजन में आऊंगा। देखो लिथियम के पास क्या, इसके साथ क्या केस है ना, लिथियम ये जो है ये प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे तो इट विल रिएक्ट स्लोली। ये क्या करेगा बच्चे, ये स्लोली ये रिएक्ट करता है, स्लोली रिएक्ट्स विद वाटर से ये धीरे रिएक्ट करता है। ये चीज ध्यान में रखना। सोडियम जो है हमारा, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और ये थोड़ा सा इसके कंपेयर में ये फास्ट रिएक्ट करता है। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये विगोरसली रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम के रिएक्शन बात करेंगे, विगोरसली ये रिएक्ट करेगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे पोटेशियम का, तो ये विगोरसली रिएक्ट भी करेगा विद फ्लेम और फ्लेम भी जनरेट करेगा। विगोरसली रिएक्ट्स विद फ्लेम के साथ ही ये रिएक्ट करेगा बच्चे, ये चीज आपको समझना है। ठीक है, फ्लेम मतलब वहां इग्निशन भी शुरू हो जाएगा, जलेगा भी कुछ हाइड्रोजन। ठीक है, जबकि रुबिडियम एंड सीजियम का अगर बात करेंगे तो ये जो रिएक्ट करता है ये एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है।
इसके पीछे क्या रीजन है? देखो, कोई भी अगर आप एल्कली मेटल्स लेते हो, वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो होता क्या है, ये मेटल हाइड्रोक्साइड देगा और क्या देगा, ये फ्लेमेबल गैस देता है। दैट मीन्स ये क्या हो सकता है बच्चे, ये इजिली जल सकता है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये इजिली क्या होता है बच्चे, जलता है। इसीलिए यहाँ पर इस तरह का क्या दिख रहा है, हमें फ्लेम दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर सवाल ये कि लिथियम स्लो रिएक्ट कर रहा है, सोडियम क्या हो रहा है बच्चे, विगोरसली रिएक्ट कर रहा है, पोटेशियम विगोरसली रिएक्ट्स विद फ्लेम, जबकि रुबिडियम एंड सीजियम ये क्या कर रहा है, एक्सप्लोसिवली रिएक्ट कर रहा है। उसके पीछे क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस है? तो यहाँ पर सभी के लिए सेम रिएक्शन है, लेकिन कोई फास्ट रिएक्ट कर रहा है, कोई एक्सप्लोसिवली रिएक्ट कर रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है? देखो यहाँ पर आपको पता होगा कि वाटर का जो डेंसिटी होता है वो कितना होता है, वो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये चीज देखो, अगर इसका डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि अगर लिथियम का डेंसिटी का अगर बात करोगे तो इसका जो डेंसिटी होता है 0.54 के पास होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बात कर रहे हैं। यहाँ पर सोडियम का बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0. यहाँ हो जाएगा 93। पोटेशियम की बात करेंगे, अप्रोक्स डेंसिटी में बात कर रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास 0.86। यहाँ पर रुबिडियम की बात करेंगे तो 1.53 हो जाएगा यहाँ, और सीजियम की बात करेंगे तो 1.86, ये इसका डेंसिटी होता है। आप देख सकते हो कि इन तीनों का जो डेंसिटी है वो वाटर से कम है, जबकि रुबिडियम और सीजियम का जो डेंसिटी है वो वाटर से ज्यादा है। अब होता क्या है, जैसे ही हम इन दोनों में से किसी को भी अगर वाटर में प्लेस करते हैं, वाटर में डालते हैं, ये डायरेक्टली क्या करता है, ये बॉटम में चला जाता है, वाटर के सरफेस में चला जाता है, एंड सडन इग्निशन ऑफ हाइड्रोजन्स, जैसे ही वहां पर हाइड्रोजन तो रिलीज होगा और वो फिर अगर क्या होगा, जलना भी शुरू करेगा। सडन इग्निशन ऑफ हाइड्रोजन्स स्कैटर्स द वाटर वायलेंटली। आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन निकल रहा है वो वाटर के सरफेस में जा रहा है, और उस वजह से वहां पर ऑक्सीजन तो मौजूद ही होता है, प्रेजेंट ही होता है। उस ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हाइड्रोजन जलना जब शुरू करता है तो वाटर क्या हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि इसका रिएक्टिविटी लेफ्ट टू राइट या इंक्रीज क्यों कर रहा है। एक सवाल आपको मन में आ रहा होगा कि पोटेशियम और सोडियम के डेंसिटी को लेकर। देखो पोटेशियम का जो डेंसिटी है वो क्या है, मैंने यहाँ पर जो डेटा दिखा रखा है पोटेशियम के रेस्पेक्ट में, वो क्या है, वो हमारा कम है, किसके कंपेयर में, सोडियम के रेस्पेक्ट में। तो ये थोड़ा सा ऑर्डर भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर क्या होता है, एक्सेप्शनली यहाँ पर वॉल्यूम कुछ ज्यादा चेंज होता है पोटेशियम के रेस्पेक्ट में, इसीलिए इसका डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, सोडियम से कम होता है। तो यहाँ पर डेंसिटी ऑर्डर अगर आपको कोई पूछे तो सीजियम का सबसे ज्यादा होगा, देन रुबिडियम का होगा, एंड देन यहाँ पर आपको क्या करना है, सोडियम, देन पोटेशियम, एंड देन लिथियम। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, लिथियम का डेंसिटी सबसे कम होता है जबकि सीजियम का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, एंड एक्सेप्शनली सोडियम का डेंसिटी पोटेशियम से ज्यादा होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है बच्चे। और यहाँ पर देखो हमें मिल क्या रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड्स। मेटल हाइड्रोक्साइड्स का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इस पर भी हम लोग बात करते हैं। जब हम लोग आ ही गए हैं इस पॉइंट पर तो चलो इसके साथ भी डील कर लेते हैं कि जितना भी हमारे पास मेटल हाइड्रोक्साइड्स है, ठीक है, जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड्स है, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स है, इसमें क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर है, क्या बेसिक स्ट्रेंथ है, ये सब भी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कि मेरे पास क्या क्या हाइड्रोक्साइड्स है, लिथियम हाइड्रोक्साइड्स है, हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स है, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड्स है, एंड सीजियम हाइड्रोक्साइड्स है। देखो यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है, हाइड्रोक्साइड एक तरह का बड़ा ही एनायन हम मानेंगे, ठीक है, दो एलिमेंट मौजूद है ना, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इसके बेसिस पर। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि लेफ्ट टू राइट अगर आप जाते हो तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा बच्चे, थर्मल स्टेबिलिटी ये इंक्रीज करेगा, ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी दिस विल इंक्रीज। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ, क्या बेसिक स्ट्रेंथ ये इंक्रीज करेगा, यस बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है बच्चे। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, वो लेफ्ट टू राइट वो इंक्रीज करता है, इसीलिए वाटर के प्रेजेंस में ये जल्दी क्या होता है, आयोनाइज होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। देखो ये यहाँ पर जो देख रहे हो ना, लिथियम हाइड्रोक्साइड, इसे अगर आप हीट करते हो तो हीट करने पर ये क्या होता है, इजीली डिकम्पोज हो जाता है अंडर हीटिंग कंडीशंस, एंड इट विल चेंजेस इनटू Li2O प्लस H2O। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखना है कि ये किस तरह से क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है,
ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2, ठीक है, बैलेंस तो है यहाँ पर। और बाकी अगर बाकी हाइड्रोक्साइड को हिट करोगे ना वो मेल्ट कर जाएगा, लेकिन डिकम्पोज नहीं होने वाला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। ओके, देखो यहाँ पर लिथियम हाइड्रोक्साइड ये तो हमने बता दिया, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स, इसको लेकर हम लोग कुछ स्पेशल नाम भी दिया गया है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कास्टिक सोडा। इसे हम क्या कहते हैं बच्चे, कास्टिक सोडा। और इसे हम क्या कहते हैं, कास्टिक पोटास। आपको पता है इसका क्या, क्यों इसे कहते हैं कास्टिक सोडा एंड कास्टिक पोटास? क्योंकि इसे किसी भी गिलास में रखा जाए, ठीक है, या फिर स्किन में कभी गिर जाए, ठीक है, ये क्या करता है, अपना कोरोजिव नेचर दिखाता है। ड्यू टू कोरोजिव नेचर ऑफ KOH एंड NaOH इन ग्लास एंड स्किन प्रोटीन्स, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास कहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर से कास्टिक वर्ड इसके लिए क्यों यूज किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखो, इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि लिथियम हाइड्रोक्साइड से लेकर सीजियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर जितना भी है हमारे पास, ऑल हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1, ऑल हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1, जितना भी आप हाइड्रोक्साइड देख रहे हो ग्रुप 1, दे आर व्हाइट सॉलिड। ये क्या होता है बच्चे, ये व्हाइट सॉलिड होता है। और यहाँ पर इनका जो नेचर होता है, दे आर ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या होता है बच्चे, जो पार्शली अलाउ करता है लाइट को, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट। एंड डेलिकेसेंट्स, ये क्या होता है बच्चे, डेलिकेसेंट होता है। डेलिकेसेंट का मतलब क्या हुआ, टेंडेंसी टू बिकम लिक्विड, ठीक है। इनका जो सॉल्यूशन होता है, ये क्या कर सकता है बच्चे, ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को एब्जॉर्ब कर सकता है, और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, दे आर डेलिकेसेंट इन नेचर। ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड भी और यहाँ पर मॉइस्चर को भी, इन दोनों को ये इजीली क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। दैट इज व्हाई ऑल द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1 आर कॉल्ड एज, देयर बिहेवियर इज ट्रांसलूसेंट्स एंड डेलिकेसेंट्स। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखो, इनका जो हाइड्रोक्साइड्स का एक इंपॉर्टेंस रोल है, क्योंकि इसका बेसिक नेचर होता है, तो इसीलिए इसके लिए हम लोग थोड़ा सा स्टडी करने जा रहे हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स का अगर मैं सॉल्युबिलिटी का बात करूं, देखो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर तो मैं सभी का एक जगह डिस्कस करूंगा, जितना भी है ना, चाहे वो कार्बोनेट्स हो, नाइट्रेट्स हो, हाइड्रोक्साइड्स हो, सल्फेट्स हो, सल्फाइड्स हो, क्लोरेट्स हो, सभी का सॉल्युबिलिटी में एक जगह डिस्कस करूंगा। लेकिन हम बात करने जा रहे हैं इन इथेनॉल। इथेनॉल में इन इथेनॉल के साथ क्या ये रिएक्ट करेगा, यस, ठीक है। अगर मान के चलो कि आपके पास क्या है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और आप रिएक्ट करवा रहे हो किसके साथ, आप रिएक्ट करवा रहे हो CH3CH2OH, दिस इज द इथेनॉल, दिस विल शो द इक्विलिब्रियम रिएक्शन एंड यू विल गेट CH3CH2O Na+, दैट मींस सोडियम इथोक्साइड्स प्लस व्हाट, H2O। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको मिल क्या रहा है, एक तरह का यहाँ पर ये सॉल्ट मिल रहा है। आपको पता होना चाहिए, कंपेयर टू NaOH, KOH जो होता है, KOH इज मोर सॉल्युबल इन इथेनॉल। इथेनॉल में KOH का ज्यादा सॉल्युबिलिटी होता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ दिस ये हमें मिलता है। इसीलिए इस सॉल्यूशन को हम लोग बहुत ज्यादा KOH विद इथेनॉल, इसको हम लोग यूज करते ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, खासकर एलिमिनेशन रिएक्शंस में इस मिक्सचर का यूज किया जाता है ऑर्गेनिक रिएक्शन में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये इजीली रिएक्ट कर सकता है वाटर के अलावा इस तरह के प्रोटोनेटेड अल्कोहल के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग आते हैं, यहाँ पर हम लोग बात कर लिए कि रिएक्शन विद वाटर किस तरह से होगा। हाइड्राइड्स पर हम लोग बात करना चाहेंगे, हाइड्राइड्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। देखो यहाँ पर जितना भी एल्कली मेटल्स है, सारे के सारे मेटल्स हाइड्रोजन के साथ तो रिएक्ट करते हैं। और ये किस तरह का मतलब हाइड्राइड्स बनाते हैं, दे फॉर्म आयोनिक हाइड्राइड्स। ये क्या करते हैं बच्चे, ये आयोनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं।
और आयनिक हाइड्राइड्स बनाने के साथ साथ यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ऑल आयनिक हाइड्राइड्स, देखो आयनिक हाइड्राइड्स को ही सेलाइन कहते हैं, ये तो पॉइंट आपको पता ही होगा सेलाइन क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पर दे हैव रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, जितना भी हाइड्रेट आप देख रहे हो उनका जो स्ट्रक्चर होता है दे हैव रॉक सॉल्ट मतलब NaCl की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है, रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर, इनका क्या होता है स्ट्रक्चर बच्चे, ये होता है हमारा रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर शो करता है। अब देखो हमारे पास जैसे कि मान लो कोई मेटल है, आप उसको H2 के प्रेजेंस में इसको हीट करोगे, देन यू विल गेट मेटल हाइड्राइड। आपको यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको मिलेगा मेटल हाइड्राइड मिलेगा। अब यहाँ पर इसका क्या प्रॉपर्टीज है, जैसे कि हमें पता है कि लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड और यहाँ पर पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड एंड सीजियम हाइड्राइड, सारा हाइड्राइड बन सकता है। देखो आयनिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर नो डाउट, आयनिक कैरेक्टर ये तो इंक्रीज करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे क्या कि इसमें जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो क्या होता है, ये चीज समझना है। देखो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी होता है ना, थर्मल स्टेबिलिटी इस जगह हमें डिक्रीज करता है। अब बोलोगे भाई क्या हो गया, आयनिक कैरेक्टर तो इंक्रीज कर रहा था, तो थर्मल स्टेबिलिटी वो डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना कि थर्मल स्टेबिलिटी हमारा यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज होगा। देखो लिथियम क्या एक छोटा सा केटायन है और हाइड्रोजन क्या एक, यहाँ पर हाइड्राइड जो है हमारा एक छोटा एनायन है, तो यहाँ पर स्मॉल केटायन स्मॉल एनायन के साथ इंटरेक्शन बेहतर दिखाता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लिथियम हाइड्राइड क्या होता है, ये ज्यादा स्टेबल माना जाता है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ ऑल हाइड्राइड्स। लिथियम हाइड्राइड को स्टेबल माना जाता है अप टू 900 डिग्री सेल्सियस, मतलब 900 डिग्री सेल्सियस तक ये डिकम्पोज नहीं करने वाला। जबकि यहाँ पर अगर मैं अदर्स हाइड्राइड पर बात करूं, अगर मेरे पास मान के चलो कि सोडियम हाइड्राइड है, ठीक है, या फिर पोटेशियम हाइड्राइड है, जो भी हम ले लेंगे, रुबिडियम हाइड्राइड है या सीजियम हाइड्राइड है, इन ये सारा का सारा हाइड्राइड ये अबव द 400 डिग्री सेल्सियस ये क्या हो सकता है, ये डिकम्पोज हो सकता है। तो ऑफ कोर्स विद रेस्पेक्ट टू हीटिंग कंडीशंस हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो मोर स्टेबल होगा वो क्या होगा बच्चे, ये लिथियम हाइड्राइड होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये इतना ही हाइड्राइड नहीं बनता है, ठीक है। लिथियम हाइड्राइड एंड सोडियम हाइड्राइड दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स, मोस्ट कॉमनली दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स, ओके, एंड दे कैन रिएक्ट विद एनी प्रोटॉन डोनर सब्सटेंस। अगर मान के चलो कि लिथियम हाइड्राइड का रिएक्शन आप किसी अल्कोहल के साथ कर दिए, ठीक है, या फिर आप इथाइन के साथ कर दिए, एल्काइन के साथ कर दिए, अमोनिया के साथ कर दिए, देन इट विल रिएक्ट वेरी इजीली विद ऑल दोज कंपाउंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कि मान के चलो मेरे पास अल्कोहल ही है, ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारे पास CH3 CH2OH, इसके साथ अगर ये रिएक्ट करता है तो ये क्या देगा बच्चे, CH3 CH2O नेगेटिव, यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा Li प्लस, ये इस तरह से देगा। यहाँ पर और क्या मिल रहा है साथ में बच्चे, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है, दिस विल गिव द H2 गैस। तो कोई भी अगर प्रोटॉन डोनर है उसके साथ ये इजीली रिएक्ट करता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दे कैन आल्सो एक्ट एज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग टेंडेंसी भी हम बोल सकते हैं क्योंकि ये हाइड्राइड डिलीवर कर सकता है ना, और यहाँ पर H- इजिली रिमूव होगा, कहाँ से, यहाँ से रिमूव होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का अगर मैं बात करूँ, रिड्यूसिंग पावर का अगर मैं बात करूँ, तो रिड्यूसिंग पावर भी इंक्रीज करेगा लेफ्ट टू राइट। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। मैं यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स हाइड्रेट्स इसका बनाकर दिखाता हूँ, इसका क्या क्या कॉम्प्लेक्स हाइड्रेट्स हो सकता है, ठीक है, और वो बनता कैसे है वो चीज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखो अगर लिथियम हाइड्राइड से अगर इसका आप कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बनाना चाहते हो, अगर आपके पास क्या है, लिथियम हाइड्राइड है, और अगर आप इसका रिएक्शन करा रहे हो किसके साथ, एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ करा रहे हो, ठीक है, you have to take 4 moles of lithium hydride with 1 moles of aluminum chloride, you will get lithium aluminum H4, ये बहुत ही बेहतर एक रिड्यूसिंग एजेंट है, एंड विद 3 moles of LiCl, ठीक है। तो आप देख सकते हो रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस है, और ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, LaH लिथियम एल्युमिनियम H4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसे ऑर्गेनिक रिएक्शन में वाइडली यूज किया जाता है, तो इस रिएक्शन को तो
जरूर से ध्यान में रखना, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं सोडियम हाइड्राइड के रेस्पेक्ट में बात करूं तो सोडियम हाइड्राइड का भी अगर 4 मोल्स अगर आप लेते हो, क्या हो, किसके साथ लेते हो, मिथाइल बोरेट के साथ लेते हो। मिथाइल बोरेट क्या होता है बच्चे, OCH3 थ्राइस। इसके साथ अगर लेते हो 250 डिग्री सेल्सियस में अगर आप हीट करोगे सिस्टम को, ठीक है, इस मिक्सचर को, देन आपको क्या मिलेगा, सोडियम से रिलेटेड भी हाइड्राइड, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड आपको मिलेगा NaBH4। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका जो साइड प्रोडक्ट बनेगा NaO-CH3, 3 मोल्स ऑफ NaO-CH3 मिथोक्साइड, सोडियम मिथोक्साइड्स। तो इस तरह से दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल बोरेट, ये तो आपको पता होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड मिथाइल बोरेट। इसे हम क्या कहते हैं बच्चे, मिथाइल बोरेट कहते हैं। तो यहाँ पर आपको देखो 2 कॉम्प्लेक्स आप इजीली बना सकते हो, ठीक है। अदर्स का सीखने जरूरत नहीं है क्योंकि सिलेबस में ये दोनों तो आपका दे रखा है कहीं ना कहीं। तो इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से हम लोग इन दो हाइड्राइड को बनाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, क्या यहाँ पर हाइड्राइड का कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास। अब हम लोग पढ़ते हैं नाइट्राइड्स कर लेते हैं। नाइट्राइड से, कार्बोनेट से, बाइकार्बोनेट से बहुत सारा भी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, क्या नाइट्राइड्स को लेकर बात करूं, चलो नाइट्राइड्स कर लेता हूं मैं पहले, ठीक है। नाइट्राइड्स को लेकर बात करूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एयर के प्रेजेंस में सिर्फ और सिर्फ लिथियम ही डायरेक्टली क्या करता है, वो तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा ही, लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड तो बनाएगा ही, साथ ही साथ यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ भी ये रिएक्ट करता है, ठीक है। और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करने के बाद ये क्या देगा, लिथियम नाइट्राइड देगा। बैलेंस करना है, यहाँ पर मैं क्या करूंगा 2 और यहाँ पर मुझे करना होगा 6Li। तो इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। दिस इज कॉल्ड एज लिथियम नाइट्राइड, ठीक है, लिथियम नाइट्राइड। तो रिएक्शन विद नाइट्रोजन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, नाइट्राइड्स फॉर्मेशन, तो ये आपको हेडिंग में रखना है ताकि आपको ध्यान में रहे। सिर्फ लिथियम ही नाइट्रोजन से डायरेक्टली रिएक्ट करता है। अब इसका कुछ रिएक्शन है, अगर मानकर चलो यहाँ पर आपने लिथियम नाइट्राइड फॉर्म किया, ठीक है, ये एक तरह का रेड ब्राउन सॉलिड होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप इसको हाईली मॉइस्चर सेंसिटिव होता है, वाटर के प्रेजेंस, अगर किसी तरह का वाटर का प्रेजेंस है तो ये क्या होगा, ये इजीली रिएक्ट कर जाएगा, रूम टेम्परेचर में ये क्या कर जाएगा, इजीली रिएक्ट कर जाएगा। एंड यू विल गेट लिथियम हाइड्रोक्साइड अलोंग विद NH3। आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर NH3 मिलेगा। तो ये चीज आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका क्या होता है, लिथियम नाइट्राइड इजीली ये कन्वर्ट हो जाता है एंड इट विल लिबरेट NH3 गैस, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इसको अगर आप हाई टेम्परेचर में हीट करोगे देन यू विल गेट बैक टू लिथियम एंड नाइट्रोजन गैस। सो डोंट वरी अबाउट दिस, आप इस सॉलिड से वापस लिथियम एंड नाइट्रोजन भी अचीव कर सकते हो। लिथियम नाइट्राइड का रिएक्शन देख लो, लिथियम नाइट्राइड का रिएक्शन अगर आप हाइड्रोजन के साथ कराते हो then it will show equilibrium reaction and you will get lithium hydride along with lithium एमाइड। आपको यहाँ पर देखो, यहाँ इमाइड नहीं मिलेगा, एमाइड मिलेगा, ठीक है, LiNH2। ये क्या मिल रहा है बच्चे, लिथियम एमाइड मिल रहा है। तो ये चीज आप ध्यान से देख सकते हो, समझ सकते हो कि ये सारा रिएक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 सीरीज में सारा लिखा हुआ है और ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर नाइट्राइड फॉर्मेशन हो गया। नाइट्राइड फॉर्मेशन के बाद अगर मैं बात करूं क्या कार्बोनेट्स, तो क्या सारा का सारा एल्काइल मेटल्स कार्बोनेट बनाता है, यस, सारा का सारा एल्काइल मेटल्स कार्बोनेट बनाता है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कार्बोनेट फॉर्मेशन, कार्बोनेट फॉर्मेशन। देखो ये तो आपको पता है कि किसी भी हाइड्रोक्साइड्स को आप मतलब कोई मेटल्स है और उसके वो अगर वो हाइड्रोक्साइड बना हुआ है, उसका रिएक्शन अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवा दो फिर क्या बनता है, कार्बोनेट बनता है। ये तो हम लोग पहले ही देख रखे हैं, लेक्चर 1 में ही देख रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कार्बोनेट है, जैसे कि लिथियम कार्बोनेट, ठीक है, यहाँ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, यहाँ पर हमारे पास हो सकता है क्या, रुबिडियम कार्बोनेट और सीजियम कार्बोनेट। देखो स्टेबिलिटी का अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट टू राइट स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, ये क्या होगा बच्चे, ये इंक्रीज करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा बच्चे, ये इंक्रीज करेगा। और इसका रीजन हम क्या दे सकते हैं, क्योंकि लिथियम छोटा केटायन है,
कार्बोनेट क्या है, एक बिगर एनायंस है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ये क्या करता है बच्चे, यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है रहा यहाँ पर। और हम लोग इसको लेकर कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट यूज है कंपाउंड्स का, कुछ इंपॉर्टेंट यूज है उसे भी हम लोग देख सकते हैं बच्चे। जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम कार्बोनेट, इनका अगर आप मिक्सचर लेते हो, मान के चलो आपके पास क्या है Na2CO3 प्लस K2CO3, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इसका मिक्सचर लोगे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फ्यूजन मिक्सचर। इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज फ्यूजन मिक्सचर। इसका काम क्या होता है, इसको यूज किया जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। ये जो मिक्सचर है ये इजीली किसी भी ऑर्गेनिक मिक्सचर के साथ क्या होता है, आसानी से फ्यूज कर सकता है, मिल सकता है। और यहाँ पर इसका यूज किया जाता है फंक्शनल ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, दिस मिक्सचर इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए इसको यूज करते हैं। तो इसके रेस्पेक्ट में बच्चे यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा कि किस तरह से है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो लिथियम कार्बोनेट है, क्योंकि हमें पता है कि लिथियम कार्बोनेट क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिथियम कार्बोनेट ही, इसको अगर आप हिट करोगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, इजिली Li2O प्लस CO2 में ब्रेक कर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा और नॉर्मल ऑक्साइड्स देगा। क्यों बच्चे, क्योंकि Li2O का जो लैटिस एनर्जी होता है ना, वो कंपेयर टू लिथियम कार्बोनेट से हाई होता है, क्योंकि ये छोटा एनायन है और छोटा केटायन है। तो इनके बीच जो लैटिस एनर्जी जो बनेगा क्रिस्टल्स में, वो ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा कंपेयर टू लिथियम कार्बोनेट से। आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम कार्बोनेट, इस मिक्सचर को क्या कहते हैं, फ्यूजन मिक्सचर कहते हैं। तो ये चीज तो आपको ध्यान में रखना ही होगा। अब यहाँ पर कुछ टर्म यूज किया जाता है इसके लिए, जैसे कि यहाँ पर मानकर चलो कि आपके पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट, बस इसमें हम लोग आगे निकलते हैं, ठीक है। देखो अब हम लोग आते हैं यहाँ पर क्या, हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट में आते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट में थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट में कुछ इसमें जैसे कि आपको पूछा जाता है, जैसे सोडियम कार्बोनेट में भी एक टर्म है, जितना इसमें किस किस तरह का एस मौजूद होता है वो सारा क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे कि हम लोग Na2CO3 को सोडा एस कहते हैं, ठीक है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना। Na2CO3 को हम लोग कहते हैं क्या है बच्चे, दिस इज कॉल्ड सोडा एस। और K2CO3 दिस इज कॉल्ड एज पर्ल एस। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पर्ल एस होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप कैल्शियम सल्फाइड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पर्ल एस। बस यहाँ पर ये दो टर्म आपको ध्यान में रखना है। और कैल्शियम सल्फाइड प्लस पोटेशियम कार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, दिस इज कॉल्ड एज ब्लैक एस। इसे हम क्या कहेंगे बच्चे, ब्लैक एस कहते हैं। तो ये थोड़ा सा टर्म आपको ध्यान में रखना है। Na2CO3 दिस इज कॉल्ड एज सोडा एस, K2CO3 दिस इज कॉल्ड पर्ल एस एंड कैल्शियम सल्फाइड प्लस सोडियम कार्बोनेट दिस इज कॉल्ड एज ब्लैक एस। तो ये सारा टर्म आपको थोड़ा ध्यान में रखना। अब हम लोग आते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट्स में। देखो जितना भी एल्केली मेटल से सारा का सारा बाइकार्बोनेट्स बनाएगा, नो डाउट इजीली वो क्या कर सकता है, बाइकार्बोनेट्स बना सकता है। अब मेरे पास क्या है, जैसे कि लिथियम बाइकार्बोनेट है, यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पोटेशियम बाइकार्बोनेट है और दिस इज रुबिडियम बाइकार्बोनेट एंड लास्ट वन इज सीजियम बाइकार्बोनेट। देखो थर्मल स्टेबिलिटी लेफ्ट टू राइट वो तो इंक्रीज ही करेगा, नो डाउट। यहाँ पर क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी वो इंक्रीज करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है, वो लेफ्ट से राइट में वो इंक्रीज करता है, ठीक है।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और यहाँ पर थोड़ा डिटेल्स में करेंगे। लिथियम बाइकार्बोनेट यही एक ऐसा बाइकार्बोनेट है जो कि सॉल्यूशन फेज में एग्जिस्ट करता है। ये किस में एग्जिस्ट करता है बच्चे? सॉल्यूशन फेज में एग्जिस्ट करता है। बाकी जितना भी आप बाइकार्बोनेट्स देख रहे हो, रेस्ट ऑफ ऑल बाइकार्बोनेट्स दे एग्जिस्ट इन सॉलिड फेज। और इसके अलावा एक और बाइकार्बोनेट है, ओनली वन, एक और ऐसा बाइकार्बोनेट है जो कि सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? अमोनियम बाइकार्बोनेट। तो ये चीज बच्चे आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा बाइकार्बोनेट है जिसको हम लोग जो सॉलिड फेज में मौजूद होता है या पाया जाता है। लिथियम बाइकार्बोनेट दिस विल एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन फेज। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि मानकर चलो कि यहाँ पर किसी कुछ का यूज हम लोग बात करते हैं, तो यूज में हम लोग बात कर सकते हैं कि पोटेशियम बाइकार्बोनेट। आपको तो ये पता ही होगा, पोटेशियम बाइकार्बोनेट को एज ए बफर यूज किया जाता है, ठीक है। एज ए बफर इसे यूज किया जाता है किसमें बच्चे? वाइन प्रोडक्शन में, वाइन प्रोडक्शन में, ठीक है। यहाँ पर वाइन प्रोडक्शन में और किसमें यूज किया जाता है? और यहाँ पर यूज किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट में, ठीक है। वाटर ट्रीटमेंट में और वाइन प्रोडक्शन में इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट का। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि क्या सोडियम बाइकार्बोनेट का अगर हम बात करें NaHCO3, तो इन दोनों कंपाउंड का, पोटेशियम बाइकार्बोनेट हो या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट हो, इन दोनों को हम लोग किसमें यूज करते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है बच्चे? क्योंकि जब आप इसको हीट करोगे ना, मान लो कि आपके पास पोटेशियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, और आप इसको हीट कर रहे हो, तो क्या मिलेगा आपको? आपको पोटेशियम कार्बोनेट मिलता है, आपको H2O मिलता है, और यहाँ पर आपको मिलेगा CO2। यहाँ पर देखो, पोटेशियम बाइकार्बोनेट हो या H2O हो या CO2 हो, ये सारा का सारा क्या करता है? फ्लेम को यहाँ पर बुझाने के लिए ही यूज होता है, ठीक है। this potassium carbonate this will smooths the flame, ओके। और फायर भी बोल सकते हैं। और H2 और CO2 इनका भी काम क्या है? ये टेम्परेचर को लो करने के लिए ही काम में मतलब आता है, मतलब एक तरह से फायर को हटाने के लिए, खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि बाइकार्बोनेट्स का यहाँ पर किस तरह से रोल है। अब यहाँ पर आपको एक चीज, यहाँ पर ये चीज तो हो गया हमारे पास, इसमें खास बात क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट की स्ट्रक्चर में हम लोग को ध्यान में रखना होता है कि इसका जो सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो इसका एनायनिक पार्ट होता है, ठीक है, मैं इसके एनायनिक पार्ट में बात कर रहा हूँ, तो इसका जो एनायनिक पार्ट होता है वो यहाँ पर डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे कार्बन है ना, यहाँ OH, यहाँ पर हो जाएगा O नेगेटिव, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या? यहाँ पर हो जा रहा है O नेगेटिव, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये इंटरेक्शन तो दिखाएगा ही, ओके। तो यहाँ पर O डबल बॉन्ड यहाँ पर दिखाएंगे, ये क्या करेगा बच्चे? ये दूसरे कार्बोनेट के साथ ये किस तरह का इंटरेक्शन दिखाता है? ये हमारा ये दिखाएगा डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, किसका? पोटेशियम बाइकार्बोनेट। आपको ध्यान में रखना है, क्या यहाँ पर आयनिक बॉन्ड होगा? यस, आयनिक बॉन्ड है। क्या यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड होगा? यस, कोवलेंट बॉन्ड भी है। क्या यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा? यस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। जबकि इसका अगर मैं बात करूं तो ये लॉन्ग इनफाइनाइट चेन में मौजूद होता है। इसका जो एनायनिक पार्ट है वो क्या होगा बच्चे? वो हमारे पास लॉन्ग इनफाइनाइट चेन में यहाँ पर इस तरह से मौजूद होगा, तो इसके बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पर O नेगेटिव और यहाँ पर कार्बन O, फिर OH, ये इस तरह से क्या होगा? ये एनायनिक पार्ट में ये लॉन्ग चेन में मौजूद होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। पोटेशियम बाइकार्बोनेट का जो एनायनिक पार्ट होता है वो डायमर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट का जो एनायनिक पार्ट होता है ये लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है। और इन दोनों के सॉलिड स्ट्रक्चर में तीनों तरह के बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड, ये तीनों तरह के बॉन्ड्स इनके स्ट्रक्चर में मौजूद होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं आगे, नाइट्रेट फॉर्मेशन पर हम लोग बात करते हैं। नाइट्रेट क्या होता है इसका, ठीक है बच्चे, ये सब तो हम लोग बात कर लिए सही से। हम लोग बात करेंगे अब क्या? नाइट्रेट फॉर्मेशन। नाइट्रेट फॉर्मेशन यहाँ पर ये किस तरह से दिखाता है?
देखो नाइट्रेट में हम लोग बात करेंगे किस तरह से, नाइट्रेट फॉर्मेशन, जितना भी अल्कली मेटल्स है दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म नाइट्रेट्स। ओके, ये क्या कर सकता है, मेटल नाइट्रेट का फॉर्मेशन इजीली कर सकता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या है, LiNO3, सोडियम सोडियम नाइट्रेट NaNO3, KNO3, और यहाँ पर हमारे पास से क्या है RbNO3, एंड यहाँ हो जाएगा हमारे पास क्या, सीजियम NO3। अब देखो यहाँ पर लिथियम नाइट्रेट, लिथियम नाइट्रेट को छोड़कर यहाँ पर देखो, पहले तो हम थर्मल स्टेबिलिटी पर ही बात करते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, कहां से कहां, लेफ्ट से राइट, हमारा क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होता है। दूसरा यहाँ पर क्या है कि लिथियम नाइट्रेट को अगर आप हीट करते हो, लिथियम नाइट्रेट को अगर आप हीट करोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगा Li2O, प्लस में क्या मिलेगा, NO2 गैस मिलेगा, एंड कौन सा गैस मिलेगा, O2 गैस मिलेगा। जबकि अगर आप अदर्स कोई भी मेटल नाइट्रेट, जैसे कि मैं एक यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट ले लेता हूँ, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट को लेकर अगर आप इसको हीट करोगे देन यू विल गेट सोडियम नाइट्राइट प्लस हाफ O2 गैस। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि लिथियम नाइट्रेट क्या हो रहा है, अपने मोस्ट स्टेबल फॉर्म में चेंज हो रहा है, जबकि सोडियम नाइट्रेट हो या फिर पोटेशियम नाइट्रेट हो या फिर रुबिडियम नाइट्रेट हो, ये जितना भी आप नाइट्रेट देख रहे हो इनका क्या बनेगा, इनका सिर्फ हमारा नाइट्राइट फॉर्म में आता है, ये नाइट्राइट फॉर्म में चेंज होगा, जबकि ये क्या हो रहा है, ये NO2 गैस भी इवॉल्व कर रहा है और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस भी इवॉल्व कर रहा है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होता है। अब यहाँ पर देखो कुछ का स्पेशल नाम है यहाँ पर, जैसे कि KNO3, KNO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नाइटर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इसे हम लोग नाइटर भी बोलते हैं। और अगर आपके पास क्या है, मानकर चलो कि आपके पास NaNO3 है, तो NaNO3 का एक स्पेशल नाम है, दिस इज कॉल्ड एज चिली, चिली बोलो या चिले बोलो, दो टर्म यूज किया जाता है, चिली सॉल्ट पीटर। ओके, सॉल्ट पीटर, सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, द मोस्ट कॉमन नेम इज चिली सॉल्ट पीटर। आपको पता होना चाहिए कि गन पाउडर में यहाँ पर जो सोडियम नाइट्रेट देख रहे हो ना और लिथियम नाइट्रेट देख रहे हो, इन दोनों का जो नेचर होता है, लिथियम नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट, इन दोनों का जो नेचर है हमारे पास, सोडियम नाइट्रेट, इनका जो नेचर होता है ये क्या होता है, ये डेलिकेसेंट होता है, और डेलिकेसेंट होने की वजह से ही यहाँ पर इसका यूज गन पाउडर में नहीं करते। ठीक है, एक्चुअली में गन पाउडर में होता क्या है, KNO3 होता है, ठीक है, और इसके साथ क्या मिलाया जाता है, सल्फर मिलाया जाता है टू रिड्यूस द इग्निशन टेम्परेचर, और यहाँ पर क्या मिलाया जाता है बच्चे, चारकोल मिलाया जाता है। ठीक है, ये हुआ हमारा गन पाउडर का कंपोजिशन हुआ। तो इसमें KNO3 क्यों यूज किया जाता है, जबकि हम लोग लिथियम नाइट्रेट भी यूज कर सकते थे, सोडियम नाइट्रेट भी यूज कर सकते थे। इसका सिंपल सा रीजन है कि लिथियम नाइट्रेट और NaNO3 क्या होता है, ये डेलिकेसेंट होता है, दे हैव टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, दैट इज व्हाई हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर गन पाउडर के लिए KNO3 प्लस सल्फर और चारकोल ये मिक्सचर यूज करते हैं। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है डेलिकेसेंट को लेकर, हाइग्रोस्कोपिक को लेकर एंड एफ्लोरेसेंट को लेकर। देखो ये तीनों में छोटा छोटा डिफरेंस है, अगर ये चीज को मैं बता देता हूँ, लास्ट लेक्चर है ये, इसको खत्म कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि डेलिकेसेंट होता क्या है, कुछ एग्जांपल्स के साथ बताओ क्या है डेलिकेसेंट। देखो डेलिकेसेंट को लेकर अगर हम बात करेंगे तो डेलिकेसेंट है क्या, यहाँ तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक तरह का एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके पास टेंडेंसी होता है लिक्विड बनने का, डेलिकेसेंट। डेलिकेसेंट मटेरियल क्या है, QUESCENT, डेलिकेसेंट होता क्या है, ये चीज समझने की कोशिश करो। देखो डेलिकेशन such type of substance have tendency to change into liquid, ओके, और इसका जो सिंपल रीजन ये है कि इनका जो सॉल्यूशन का जो प्रेशर होता है
ठीक है, वो क्या होता है, बाहर के एटमॉस्फेयर प्रेशर से वो कम होता है, ठीक है। इसी वजह से ये क्या करता है, दे हैव टेंडेंसी टू व्हाट, दे हैव टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द आउटसाइड, मतलब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज व्हाट, जैसे कि मेरे पास क्या हो जाए, NaOH हो जाए, NaOH सॉल्यूशन हो जाए, या फिर मेरे पास हम लोग इसमें और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि अभी जस्ट दिया हूं मैं यहाँ पर NaNO3 हम दे सकते हैं, NaNO3 दे सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड दे सकते हैं, लिथियम नाइट्रेट दे सकते हैं। तो ये सारा एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे क्या, मतलब एक तरह से मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूं, दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड डिजॉल्व्स इनटू ए सॉल्यूशन, ठीक है। दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर, इसको सिंपली मैं डिफाइन भी कर दे रहा हूं, दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड फॉर्म सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का फॉर्म करता है। उसी तरह से अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर क्या, हाइग्रोस्कोपिक, तो हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, इसमें आपको ध्यान में रखना होता है कि ये एब्जॉर्ब तो करेगा यहाँ पर मॉइस्चर को, बट डू नॉट फॉर्म सॉल्यूशन। दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर, दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर मॉइस्चर बट डू नॉट फॉर्म सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं फॉर्म करता। मोस्ट कॉमन एग्जांपल अगर आप बोलोगे तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं क्या, सिलिका जेल, ये हम लोग के लिए बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। आप बोल सकते हो कंसेंट्रेटेड H2SO4, कंसेंट्रेटेड H2SO4 बोल सकते हो, आप कैल्शियम ऑक्साइड बोल सकते हो। तो ये सारा एग्जांपल किसके लिए हो जा रहा है बच्चे, हाइग्रोस्कोपिक के लिए हो जा रहा है। लास्ट वन इज दैट, यहाँ पर अगर आपके पास क्या है, एफ्लोरुसेंट, यस एफ्लोरुसेंट, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, इस तरह का क्या, किस तरह का मटेरियल होता है, तो इनमें पहले से वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, इनके क्रिस्टल में मौजूद होता है। बस इसे क्या करते हैं, एयर के प्रेजेंस में आने पर ये दे हैव टेंडेंसी टू लॉस वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कारण क्या होता है, क्योंकि इनमें जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है बाहर के एटमॉस्फेयर प्रेशर से, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या करता है, ये इजिली वाटर को लॉस कर सकता है। एग्जाम्पल में दे सकता हूँ, जैसे कि FeSO4.7H2O, मोस्ट कॉमन इज द ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल, एग्जाम फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, दैट इज CuSO4.5H2O। एंड यहाँ पर हम लोग और देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग FeSO4 को लेकर हम लोग बता दिए, यहाँ पर हमारे पास कॉपर सल्फेट हो गया, और जितना भी आप दे सकते हो Na2CO3.10H2O, दे हैव टेंडेंसी टू रिलीज वाटर, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर जो चलेंगे इसके आगे का हम लोग चलेंगे, ठीक है। कार्बाइड फॉर्मेशन वगैरह भी हम लोग पढ़ने के लिए रह गया है, उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर 3rd में हम लोग मिलते हैं, ऑलराइट।